तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए, आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनको बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। पहली है आपकी मेटल्स, दूसरी है नॉन मेटल्स और तीसरी है मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टी, मेटलॉइड्स के अंदर बेसिकली क्या है कि उनकी प्रॉपर्टी ज्यादातर मिसलेनियस है और वो लाई करती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। तो इसीलिए मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी भी हम इन्हीं के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके ऊपर एक पूरा आपको चैप्टर देखने के लिए मिल रहा है। तो मेटल्स बेसिकली क्या है, मेटल्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे आपने नाम सुने ही होंगे, कॉपर सुना है आपने, एल्यूमिनियम सुना है, सोडियम पोटेशियम, ये सारी चीजें सुनी है। तो ये सभी क्या है, मेटल्स हैं। तो कुछ एक फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी एलिमेंट को मेटल या नॉन मेटल बताने में, एक तो है उसकी वैलेंसी, कि जनरली अगर +1 +2 +3 वैलेंसी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके मेटल्स होते हैं, और प्लस के 5 6 मतलब 5 6 और 7, हाँ जनरली वो सारे आपके नॉन मेटल्स होते हैं। तो देखिए, मैं मेटल्स की शुरुआत कर रहा हूँ। मेटल्स की अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, मतलब जो आपको देखते ही पता चल जाएंगी, या मैं कह सकता हूं कि जिनके बेसिस पर आप पहचान सकते हैं कि द गिवन एलिमेंट इज अ मेटल और नॉट। सो द फर्स्ट वन इज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा, मतलब कि अगर आप उन्हें मेल्ट करने की कोशिश करोगे तो जो टेम्परेचर आपको उनका देना होगा वो कंपैरेटिवली हाई होगा विद रिस्पेक्ट टू द नॉन मेटल्स। और जो उनकी डेंसिटी है, डेंसिटी भी उनकी काफी ज्यादा होती है, मतलब कि एक गिवन अमाउंट ऑफ स्पेस में ज्यादा पार्टिकल्स आ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको मैं एक एग्जांपल शेयर करूं, तो मैं आपसे बोलूं कि अगर आप एक गिलास के अंदर 1 गिलास पानी भरते हैं और 1 गिलास शहद भरते हैं, तो आप देखेंगे कि शहद का जो वेट है वो 1 गिलास के अंदर ही ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा डेंस है। उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन वॉल्यूम के अंदर, गिवन स्पेस के अंदर ज्यादा आ जाते हैं। तो वही ये है कि मेटल्स के अंदर है कि इनकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा होते हैं। और डेंसिटी का अगर मैं फॉर्मूले की भी बात करूं तो फॉर्मूला भी वही कहता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब गिवन वॉल्यूम में मास कितना ज्यादा आ सकता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे ऑल्सो हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन। तो जैसे आपने मेटल्स देखे हैं, गुड कंडक्शन ऑफ, या कंडक्टर्स आप लिख सकते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जनरली कंडक्टर्स ही लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसको कंडक्टर्स ही कर लेते हैं। तो ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब कि आप ज्यादातर जो भी वायर्स घर में यूज करते हैं, जितनी वायरिंग, वो भी सारी आपकी बेस्ट जो ऑप्शन है आपके पास वो कॉपर है। तो मोस्टली मैं ज्यादातर वो कॉपर की होती है, लेकिन कई बार क्योंकि कॉपर थोड़ा सा कॉस्टली होता है तो एल्यूमिनियम की भी यूज करी जाती है। तो ये दोनों ही क्या है, मेटल्स हैं। और इसके अलावा भी जो भी सारे मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं और गर्म भी हो जाते हैं अगर उनको पे हीट अप्लाई करी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अभी आप देखेंगे कि नेक्स्ट वाला है शाइनी सरफेस एंड लस्ट्रस। शाइनी सरफेस, जिसको आप बोलते हैं अपनी साइंस की लैंग्वेज में, आप जिस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्टर, यानी कि अगर आपने मेटेलिक आइटम कोई भी नया आर्टिकल लिया होगा तो उसके ऊपर चमक होगी। जैसे लोहे का भी कोई आइटम नया आता है तो उसके ऊपर चमक होती है। इवन सोने चांदी के ऊपर तो रेगुलरली चमक रहती है, लेकिन लोहे का भी कोई आइटम नया होगा तो उसके ऊपर चमक रहेगी। और इवन अगर वो पुराना हो गया है और आप उसको रब करते हैं सैंड पेपर वगैरह या किसी ऐसी चीज से, तो वो क्या हो जाएगा, वो लस्टर उसकी वापस आ जाएगी उसके सरफेस के ऊपर। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है आपकी मेटल्स की। इसके अलावा वो होते हैं मेलेबल, डक्टाइल। ठीक है, मेलेबल का मतलब है कि दे कैन बी ड्रोन इनटू थिन शीट्स। बहुत पतली शीट्स में उनको बनाया जा सकता है। उनको इतना ज्यादा मतलब हथौड़े से कह सकते हैं आप, या किसी भी चीज से उसको चोट मार मार कर इतना पतला बनाया जा सकता है कि काफी ज्यादा पतला उनको बनाया जा सकता है और वो ब्रेक नहीं होंगे, उसके बाद भी वो ब्रेक नहीं होंगे। और डक्टाइल का मतलब है कि दे कैन बी ड्रोन इनटू, दे कैन बी मेड इनटू वायर्स। उनको वायर्स की शेप में मोल्ड करा जा सकता है।
जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि जो आपकी मिठाइयाँ होती हैं उसके ऊपर फॉइल लगाई गई होती है सिल्वर की, या तो सिल्वर की परत होती है या किसी एल्यूमिनियम वगैरह की होती है। इवन आप एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज करते हैं फूड रैप करने के लिए, तो वो भी काफी ज्यादा पतली है, तो वो होती है मेलेबल प्रॉपर्टी ऑफ आपका जो है मेटल्स की। और डक्टाइल का मतलब वायर्स, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हम वायर सारे मेटल से ही बनाते हैं, तो ये भी एक उसकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एक और भी प्रॉपर्टी उसकी क्या है कि वो होते हैं सोनोरस। सोनोरस मतलब लास्टिंग साउंड, वो साउंड देते हैं बार बार, उनका जो साउंड है वो थोड़ा देर बाद खत्म होता है। जैसे कि स्कूल के अंदर बेल बजाई जाती है, तो द बेल इज बेसिकली मेड अप ऑफ मेटल्स। The reason behind it is having the property of sonorosity, or it is sonorous we can say। तो उससे होता क्या है कि when you hit it with another thing, तो वो जो साउंड है वो बार बार रिपीट होती है और कुछ एक देर तक वो चलती रहती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं मेटल्स के लिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आई होप दिस विल वर्क फाइन फॉर यू। इसके बाद फिर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। या केमिकल प्रॉपर्टीज बाद में पढ़ते हैं, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं नॉन मेटल्स की। तो दे आर जस्ट अपोजिट टू मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है, जो आपने मेटल्स की याद करी हैं उनके अपोजिट ही है। जैसे कि फर्स्ट वाला अगर मैं आपसे बोलूं तो मैंने आपको बताया था कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बताया था आपको, तो इसका जनरली होगा लो मेल्टिंग पॉइंट। और उसका बताया था कि वो जनरली क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। तो ये जनरली क्या होते हैं, ये सॉलिड नहीं होते हैं, जनरली ये होंगे लिक्विड फॉर्म में या फिर गैसेस फॉर्म में। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हैव लो डेंसिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, तो यहाँ पर डेंसिटी भी क्या होती है, लो होती है। इसके अलावा थर्ड वन हम बात कर सकते हैं कि इनके अंदर जो है नॉन मेलेबल है, यानी कि थिन शीट्स में इनको नहीं बनाया जा सकता, और नॉन डक्टाइल है, यानी कि डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी भी इनके अंदर नहीं है। फोर्थ वन नॉन सोनोरस है, यानी कि सोनरोसिटी की प्रॉपर्टी भी इनके अंदर नहीं है। और एक आप बोल सकते हैं कि ब्रिटल है। क्या है, ब्रिटल, मतलब कि अगर आप किसी एक नॉन मेटल को, जैसे कि मान लीजिए एक मार्बल का एग्जांपल ले लीजिए, चौक का एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप उसको उस पर चोट मारते हैं किस चीज से, तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाता है। लेकिन मेटल्स के साथ वैसा नहीं है, वो मुड़ जाते हैं, थोड़ा बहुत शेप चेंज हो जाती है, लेकिन टूटते नहीं है। जबकि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं ये टूट जाते हैं। तो ये जो है ये डिफरेंस है इनकी प्रॉपर्टीज के बीच में, और जनरली एक दूसरे के अपोजिट ही है। तो अगर आप एक की अच्छे से याद कर लेंगे तो दूसरे की भी आपको याद हो ही जाएंगी। एक जो आपका लास्ट बचता है, बैड कंडक्टर लिख सकते हैं या तो फिर इंसुलेटर लिख सकते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके मेटल्स थे वो आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि ये जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इनकी कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी रही आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन बनता है, इससे तो आता ही आता है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर ये भी आते हैं जो आपके मिसलेनियस चीजें हैं, जो आपके एक्सेप्शन हैं इन रूल्स से। तो मैं एक्सेप्शन आपको 1 बाय 1 पढ़ाता हूँ। एक्सेप्शन वो है जो मेटल होते हुए भी मेटल की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते, या नॉन मेटल होते हुए भी उसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते। जैसे कि मैं एग्जांपल नंबर 1 लूं, तो मेरा मर्क्यूरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर मिलता है लिक्विड स्टेट में, इवन बीइंग अ मेटल। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन नेचर, वो जनरली सॉलिड होते हैं। लेकिन मरकरी क्या है, इसका मेरा एक एक्सेप्शन बन जाता है, क्योंकि वो मेटल होने के बावजूद भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। तो एक तो आपका ये एग्जांपल हो जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, तो हार्ड के लिए भी एक्सेप्शंस हैं, जो आपका गैलियम है और जो सीजियम है, ये इतने सॉफ्ट मेटल्स हैं और काफी ज्यादा सॉफ्ट हैं,
और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी इतने लो है कि जो आप अगर उनको हथेली पर भी रख लो, पाम पर भी अपनी रख लो, तो आपकी हथेली की गर्मी से, हथेली की हीट से भी वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, आप कह सकते हैं, टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट टू कंसिडर। अलोंग विद दैट इफ वी गो टू द थर्ड पॉइंट, तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या बन जाता है कि आयोडीन जो हमारा नॉन मेटल है। अभी हमने आपको क्या बताया कि लस्टर की प्रॉपर्टी जनरली मेटल्स में मिलती है, लेकिन आयोडीन इवन आफ्टर बीइंग अ नॉन मेटल इट इज लस्टरस इन नेचर, मतलब कि शाइनी सरफेस। लस्टरस मतलब शाइनी सरफेस, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें तो हम देखते हैं कि डायमंड जो कि कार्बन की ही एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, वो हार्डेस्ट मटेरियल है ऑन दिस अर्थ, हार्डेस्ट मटेरियल। तो इसमें एक्सेप्शन क्या हुआ, इसमें एक्सेप्शन ये है भाई कि हमने बताया कि जनरली मेटल्स क्या होते हैं, आपके हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो उतने हार्ड नहीं होते हैं, कंपैरेटिवली सॉफ्ट होंगे या तो फिर लिक्विड और गैसियस स्टेट में होंगे। लेकिन जो हार्डेस्ट मटेरियल है अर्थ पर वो डायमंड है जो कि कार्बन का एलोट्रोप है और जो कि नॉन मेटल है। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो जाता है। इनको ध्यान से पढ़िएगा, एक्सेप्शन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। इनका आपको इंट्रोडक्शन देंगे और आपको नेम सजेस्ट करना होगा कि क्या इनसे हो सकता है। इसके अलावा कार्बन का ही एक एलोट्रोप जो कि ग्रेफाइट है, वो भी नॉन मेटल है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर आप समझ लेंगे, ठीक है। तो ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये भी एक एक्सेप्शन बन जाता है। अलोंग विद दैट इफ वी सी दैट आर अल्कली मेटल्स, अल्कली जो ग्रुप है आपका, अल्कली मेटल्स का ग्रुप है, अल्कली मेटल्स आर व्हाट, दे आर पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। ऑल ऑफ दीज थ्री, दीज आर वेरी सॉफ्ट, इतने ज्यादा सॉफ्ट है। हमने बताया मेटल्स जो है हार्ड है, लेकिन ये इतने सॉफ्ट हैं कि उनको आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं विद नाइफ, यू कैन इवन कट देम विद नाइफ। तो इतने ज्यादा सॉफ्ट मेटल्स भी हमारे पास हैं। सो ये सारे एक्सेप्शंस हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और यू शुड नो देम वेरी वेल, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद फिर हम शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में फिर हम डिस्कशन चलाते हैं अपना। आई होप आपको अभी तक का सारा समझ आ रहा होगा, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक बार आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, और राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि राइटिंग मेरी ऑल्दो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट पर उतनी अच्छी नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात कर रहे हैं अभी हम, तो उसके बारे में देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है आपका मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मेटल ऑक्साइड, कि अगर आप मेटल को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो आपको क्या मिलेगी, मेटल की ऑक्साइड मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक Cu plus O2 which will give you CuO, दिस इज क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो अगर आप कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीजन आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही मिलती है नेचर के अंदर, या इसको हम कंबशन भी बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज को बर्न करना, इसको हम कंबशन भी बोलते हैं। तो अगर हम कंबशन कराते हैं, किसी मेटल को बर्न करते हैं, तो उसकी ऑक्साइड मिलती है हमको। एक केमिकल प्रॉपर्टी आपकी ये हो जाती है। इसके बाद मेटल के साथ में अगर वाटर ऐड करूं, मेटल प्लस वाटर, इट विल गिव यू व्हाट, मेटल ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर मैं पोटेशियम के साथ H2O को रिएक्ट कराऊं तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड और प्लस में मिल जाएगी आपको हाइड्रोजन गैस, जो कि डिसअपियर हो जाएगी नेचर के अंदर। तो ये भी एक एग्जांपल है उसका, एक अच्छा एग्जांपल है इवन आई वुड से, ठीक है। इसके अलावा अभी जो इसकी और प्रॉपर्टीज हैं, और क्या प्रॉपर्टीज हैं, और देखिए जी हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो ये वो प्रॉपर्टी है
जो आपने पढ़ी थी अपने लास्ट चैप्टर के अंदर भी, कि अगर मैं मेटल के साथ एक एसिड रिएक्ट कराता हूं तो ये एसिड क्या करेगा, मुझे सोल्ट देगा और प्लस H2 बाहर निकालेगा मेरे मेटल से। ठीक है, ये हमने पिछले चैप्टर में भी, जो हमारा पिछला चैप्टर था एसिड बेस एंड सोल्ट, उसमें एज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड भी पढ़ी थी, तो आई होप आप सभी को याद होगी। तो मेटल के साथ एसिड रिएक्ट कराएंगे तो सोल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगी। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर जो है आपसे एग्जाम्पल लूं, तो मेटल मान लीजिए मैंने पोटेशियम ले लिया प्लस एसिड ले लिया HCl, और इसके अंदर मैं सोल्ट की बात करता हूं तो मुझे KCl मिल जाएगा और H2 हो जाएगी बाहर इससे। ठीक है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आप और क्या एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, आप ये नोट कर लीजिए पहले तीनों एग्जाम्पल, तीनों प्रॉपर्टीज, इवन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी इसकी एक दो प्रॉपर्टीज और बची हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि अगर मेरा मेटल A है और उसमें उसके साथ है सोल्ट ऑफ मेटल B, यानी कि मेरा मेटल A जो है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में है, वो अपनी नेचुरल फॉर्म में है, और साथ में है मेटल B का सोल्ट, तो ये चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा सोल्ट ऑफ मेटल A प्लस मेटल B आपको बाद में अकेला मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, अप्लाइड दैट रिएक्टिविटी ऑफ A should be greater than B, ओनली इन दिस कंडीशन इट विल हैपन। नहीं तो क्या होगा कि इसमें कोई रिएक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, वहां मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बताए थे, तो ये उसका एक अच्छा एग्जांपल है, आपने वहां से भी याद करा होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर भी आपको बता दे रहा हूँ। अब इसके लिए आपको सबसे पहले जो आपका पहला मस्ट चीज है वो ये है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद कर लेनी है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, आप उसको याद कर लीजिएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन आता है इसके बीच में, जिसको हम एज अ रेफरेंस कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, और लास्ट कम्स योर गोल्ड। ठीक है, तो आपने एक बार मेरे साथ बोल के याद कर लेना है अच्छे से। ये जो है आपके नीचे जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल है आपका वो पोटेशियम है। इसका मतलब है कि ये बाकी सब एलिमेंट्स को उनके सोल्ट से रिप्लेस कर सकता है अगर हम इसको उनके साथ रिएक्ट कराते हैं तो। सोडियम जो है वो अपने से नीचे वाले सभी को, और सिमिलर वे में कैल्शियम अपने से नीचे वाले सभी को डिस्प्लेस कर सकता है उनके सोल्ट से। लेकिन अगर इससे हाई वाला, इससे ज्यादा रिएक्टिविटी वाला कोई आपका जो मेटल है वो उसने अपना सोल्ट बना रखा हो तो कैल्शियम क्या करेगा, उसका कुछ नहीं कर पाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक मोटा ताजा एक बॉडी बिल्डर सा बंदा हो और उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो और उसने चेयर ऑक्यूपाई कर रखी हो पहले से, तो जो एक हल्का बंदा है वो उसको आकर उठा नहीं पाएगा। लेकिन इन केस में कहूं कि हल्का बंदा चेयर पे बैठा हुआ है और एक तकड़ा दमदार पावरफुल बंदा आके उसको उस पर अपनी ताकत दिखा के उसको उठा सकता है वहां से। तो ये सब खेल क्या है, रिएक्टिविटी का है। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ऐसे 2-3 बार आप मेरे ऐसे करके पढ़ेंगे, वीडियो को 2-3 बार पॉज कीजिए, बार बार पीछे से चलाइए, तो आपके ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अब ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ली है तो रिएक्टिविटी सीरीज के बाद में आपको एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमने पोटेशियम लिया और सोल्ट ले लिया Na का, यानी NaCl ले लिया, तो ये क्या करेगा, पोटेशियम Na से ज्यादा ताकतवर है तो ये इसको रिमूव कर देगा और ये बना लेगा KCl, और Na भाई मिल जाएगा आपको अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये खेल सारा किसका है, रिएक्टिविटी का।
खेल सारा किसका है, रिएक्टिविटी का। समझ आ रहा है ना, आप लोग समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेनी है, देन ओनली ये चीजें आपको समझ में आएंगी। नहीं तो आपसे अगर पूछे जाएंगे रिएक्शंस तो आप नहीं बता पाएंगे कि कहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा और कहाँ पर नहीं होगा। तो ये सारे हुए आपके एग्जाम्पल जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ने हैं एक, इसके अलावा जो आप इसको चाहे तो प्रॉपर्टीज में भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी में करना है तो प्रॉपर्टी में मेंशन कर दीजिए, नहीं तो एज अ रैंडम पार्ट भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेटल्स की रिएक्शन होती है वाटर के साथ, इसको आप प्रॉपर्टी में भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमने अगर 5 प्रॉपर्टी पढ़ ली है तो नंबर 6 आप इसको एज अ प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हैं कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस H2। ये तो आपका नंबर 4 है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तो नंबर 4 है। इसके बाद में अगर बात करूं आपकी नंबर 5 की, ठीक है, नंबर 5 की मैं बात करता हूं। तो जैसे कि आप जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए और प्लस में बनती है हाइड्रोजन। इसके अलावा कुछ ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं, मेटल की कुछ ऑक्साइड्स ऐसी हैं, ये वाली जो ऑक्साइड है मेटल की कुछ ऑक्साइड ऐसी हैं जिनके लिए एक स्पेशल नाम रखा गया है। जनरली आपने अभी तक पढ़ा था, जब मैंने आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाया था मैंने बताया था कि मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ मिलेंगी तो सोल्ट और H2O बनाएंगी, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। इससे क्या पता चला कि अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रही है, मतलब मेटलिक ऑक्साइड्स का जो जनरल नेचर है वो बेसिक है, दे आर जनरली बेसिक इन नेचर। लेकिन यहाँ पर ये क्या करेंगी, डुअल नेचर शो करेंगी, यानी कि एसिडिक भी और बेसिक भी। और ऐसी ऑक्साइड्स को हमने नाम दिया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक है, ऐसी ऑक्साइड्स को हमने नाम दिया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसी कौन सी ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि जिंक की ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है। मोस्टली तो आप इन्हीं दोनों के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, आपके सिलेबस के अंदर यही मेंशन है। इसके अलावा भी कुछ होती है लेकिन जनरली यही है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ अगर क्लियर करूं तो जो आपका वो है आपकी Al2O3 है, ये जो आपकी ऑक्साइड है, अगर आप इसको HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे प्लस HCl तो ये आपको क्या देगी, एक सोल्ट देगी और प्लस में मिलेगा आपको वाटर, यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट करा तो एज अ बेस। इसके बाद अगर आप इस Al2O3 को ही रिएक्ट कराते हैं विद अ बेस, यानी कि मान लीजिए कि मैं लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ NaOH, तो अगर मैं NaOH का एग्जांपल लेता हूं विच इज अ बेस, इवन इन दैट केस एज वेल ये क्या करेगी, आपको सोल्ट प्लस वाटर की फॉर्म में जो प्रोडक्ट है वो मिलेंगे। मतलब कि जब एसिड के साथ रिएक्ट करा तो एज अ बेस, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, और जब बेस के साथ रिएक्ट करा तो एसिड की तरह रिएक्ट करा, क्योंकि तब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। तो ऐसी ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, जिनके अंदर ड्यूअल नेचर होता है, एसिड का भी और बेस का भी। दे ऑक्यूपाई बोथ काइंड ऑफ नेचर्स। तो ऐसी नेचर एक्सरसाइज उनको हम बोलते हैं ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कीप इन माइंड कि ये ऑक्साइड किस किस की होती है, जिंक की होती है और एक होती है एल्यूमिनियम की। इसके अलावा भी कुछ है, लेकिन मैं आपको जैसे मैं दोबारा रिमाइंड करा देता हूं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्यादातर चीजें जिंक और एल्यूमिनियम के अराउंड ही रिवॉल्व करेंगी। इसके बाद क्योंकि मैंने आपको एक जो आपको बताया था पॉइंट मेटल्स के बारे में, नंबर इसको आप 5th या 6th जो मेंशन करना है, जो आपकी सीरीज चल रही है उसी के अकॉर्डिंग कर लीजिए कि अगर आपने मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराया था, जब आपने मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराया था, सो इट गेव यू मेटल ऑक्साइड और प्लस उसने आपको दिया था हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपने इसको एज अ प्रॉपर्टी तो पढ़ लिया, लेकिन एज अ प्रॉपर्टी के अलावा भी इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चन क्या होते हैं, देखिए मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये इनका क्या है, ये इनका रिएक्टिविटी की इनका ऑर्डर है। तो अगर आपको उसके अकॉर्डिंग याद हो जाता है तो आप क्या कर पा रहे हैं, आप उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप बता पाएंगे कि कौन सा जो आपका एलिमेंट है, कौन सा आपका जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है। और जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो क्या करेंगे, वो ज्यादा वायलेंटली क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे पानी के साथ। मतलब खुशी, जब वो मिलेंगे तो खुशी ज्यादा जाहिर करेंगे, उनसे हीट निकलेगी, ठीक है ना, वो हीट इवोल्व करेंगे। तो जो जितना ज्यादा खुश होगा वो उतनी ज्यादा हीट देगा। जैसे कि सोडियम,
है आपका पोटेशियम है, ये सबसे दीज आर एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो वो क्या करते हैं, अब वो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। अगर पोटेशियम या फिर सोडियम को आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको मेटल की ऑक्साइड और H2 का तो पता नहीं, लेकिन हीट इतनी मिलेगी, इतनी अमाउंट में मिलेगी कि वो काफी ज्यादा होगी, क्योंकि ये इतने ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं कि हम उनको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर भी नहीं रखते हैं, क्योंकि जो हमारा मॉइस्चर है हवा के अंदर कभी वो रिएक्ट ना कर जाए पोटेशियम या सोडियम के साथ और इतनी ज्यादा अमाउंट में हीट ना बना दे कि ब्लास्ट हो जाए, बर्स्ट हो जाए वो। तो इनको हम रखते हैं अंडर केरोसिन, इनको हम रखते हैं अंडर केरोसिन। तो ये तो क्या है, बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, तो इसीलिए ये तो रिएक्ट ना ही करें तो ये अच्छा है। इसके अलावा जो अगला आपका मेटल आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो आता है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम क्या करता है, ये सिर्फ हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है। इनको तो सिर्फ आपका वाटर चाहिए कैसा भी, ठीक है। मैग्नीशियम से पहले आई थिंक कैल्शियम पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये क्या है, इनको पानी मिल जाए, बस पानी मिल जाए तो इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व करेंगे कि वो ब्लास्ट ही कर देंगे। इसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम को अगर पानी मिल जाए, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है, कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, इसकी भी ऑक्साइड होगी मेटल की, प्लस में H2 भी मिलेगा, ही हीट मिलेगी, वो भी काफी होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी सोडियम या पोटेशियम के केस में थी कि ब्लास्ट हो जाए, तो उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो यानी कि ये, लेकिन ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। ये आपको इफेक्ट जो दिखाई दे रहा है, ये किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, रिएक्टिविटी की वजह से, किसकी रिएक्टिविटी कितनी ज्यादा है। इसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ओनली विद हॉट वाटर, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसको कुछ एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और उसके बाद ही ये रिएक्ट करेगा और फिर यही चीजें आपको प्रोडक्ट बनाकर दे देगा। इसके बाद मैग्नीशियम के बाद आते हैं आपके एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। ऑल थ्री मेटल्स, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये क्या करते हैं, ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। इनको चाहिए रिएक्ट करने के लिए स्टीम, क्योंकि स्टीम के पास होती है और भी ज्यादा एनर्जी, तो ये उसी के साथ सिर्फ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी का सारा है चक्कर। मैंने आपको जैसे बताया कि सोडियम और पोटेशियम क्या करेंगे, ये रिएक्ट कर जाएंगे और वायलेंटली रिएक्ट करेंगे, बहुत एनर्जी लिबरेट करेंगे। जबकि कैल्शियम जो है आपका, वो ठंडे पानी के साथ आराम से रिएक्ट कर लेगा, लिबरेट करेगा हीट भी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होगी। उसके बाद जो मैग्नीशियम है वो गर्म पानी के साथ ही रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो है वो स्टीम के साथ ही रिएक्ट करते हैं। तो ये भी, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के अंदर। तो यहां पर इसका ये वाला पार्ट खत्म होता है। अभी हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा। तो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड से पहले अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दूं तो ये ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो आपने काम करना क्या है कि आपने याद करने हैं एटॉमिक नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके लिए काफी हेल्प भी करेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हो जाते हैं आपके सारे जो 1 से लेकर 20 तक, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने अगर इनके ये भी लिखने हैं, नाम भी लिखने हैं, तो आप नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनके जब आप इन सभी को याद कर लेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद में बताऊंगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होता क्या है कि जैसे मैंने रैंडमली कोई भी मान लो एल्यूमिनियम उठा लिया, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। तो जितना जो है आपका एटॉमिक नंबर होगा किसी भी मेटल का, उतने ही उसके शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2, 8, 18 और 32।
ठीक है, 2 8 18 32, मतलब कि जो मेरी पहली शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरी के अंदर 8 आते हैं, तीसरी के अंदर 18 और चौथी के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स मेरे आते हैं। तो अगर मैं इस 13 का डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो किस वे में होगा, 2 आ जाएंगे पहले के अंदर, 8 आ जाएंगे दूसरे के अंदर, 10 हो गए, और तीसरे में बचे हुए 3 बचे हैं वो आ जाएंगे आपके थर्ड के अंदर। तो जो यहाँ पर इसकी वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी +3, ठीक है, वैलेंसी हो जाएगी +3। तो इसी के हेल्प से मैं आपको आयनिक कंपाउंड्स बनाना बताऊंगा अभी। जैसे आपका जो है नमक जो है सोडियम क्लोराइड, वो कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। जैसे Na है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 8 1, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि इसके अब 2 हैं 8 हैं। देखिए जब भी आपका कोई भी कंपाउंड बनता है तो जो आपके एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं तो उनके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1। तो Na के अराउंड में जो है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो मैं उसको किसी भी सिंबल से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये हो गया आपका Na। इसके बाद अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का नंबर है नंबर 17, और इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो 287 से होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इसको मैं इसके इलेक्ट्रॉन वो बताता हूँ आपको इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हुआ आपका सोडियम और ये हुआ क्लोराइड। अब ये जो आपके सोडियम और क्लोरीन है ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ये क्या करेगा, ये Na+ बन जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर दे देगा। और ये जो आपका क्लोरीन है ये क्या करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्लोरीन प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ये, तो ये Cl- बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा Cl-। अब Na पॉजिटिव और Cl-, तो जब Na+ और Cl- मिलेंगे तो ये बना देंगे NaCl, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और ये +1 है और ये -1 है, तो प्लस माइनस मिलके +1 -1 मिलके बन जाएगी आपकी फाइनल वैलेंसी, जो बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 0। तो हुआ क्या कि Na है, Na के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर उसको डोनेट करा Cl को, और खुद बन के बैठ गया Na+। और Cl जो है, Cl के पास 7 पहले से थे, उसने 1 ले लिया और उसने उसके पूरे 8 हो गए अब, और लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से उसके ऊपर क्या साइन आ गया, माइनस का, जबकि इसके ऊपर ओरिजिनली जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उसने 1 डोनेट कर दिया, तो साइन क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया, ठीक है। अभी फिर ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के साथ इन दोनों ने रिएक्ट करा, अटैच हुए, तो Na+ और Cl- एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दिया और ये बन गया आपका NaCl। तो इस तरह से बनते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक से आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। सेम वे में आप मैग्नीशियम का बना सकते हैं। डिफरेंस क्या रहेगा, मैग्नीशियम का जो है आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो वो 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा अपनी आउटर मोस्ट शेल भरने के लिए, क्योंकि हर एक मेटल या नॉन मेटल की कोशिश रहती है कि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल को पूरा फिल कर ले, ताकि वो क्या हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। अब उसके 2 तरीके हैं, मेटल्स के पास जनरली 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नॉन मेटल के पास जनरली 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और आपको आउटर मोस्ट शेल में 8 करने हैं, तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप उस 1 को डोनेट कर दें, क्योंकि आप 7 अगर 7 किसी दूसरे से लेंगे तो उसमें आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी और टाइम ज्यादा लगेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आप 1 अपना डोनेट कर दें, तो आप स्टेबल हो जाएंगे। तो Na ने वही किया, Na ने 1 अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये स्टेबल हो गया, और Cl ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, तो ये भी स्टेबल हो गया, और NaCl आपका बनकर रेडी हो गया। बस इसके बाद एक जो हम चीज पढ़ रहे हैं अब, Na आपको पता चल गया कि NaCl बना कैसे। सिमिलर वे में बनेगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम जो 2 है वो 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जब वो उन 2 को डोनेट करेगा तो 1 क्लोरीन तो 1 ही ले पाएगा, तो इसीलिए वो 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि एक साथ मिलकर स्टेबल हो जाएंगे और MgCl2 बन जाएगा। अब मैं एक बार हल्का सा प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेता हूं, आयनिक कंपाउंड्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, तो सबसे पहले तो क्योंकि इनके अंदर क्या आया था, इनके अंदर थे आयंस, इनके अंदर क्या था, आयंस, तो ड्यू टू दोज आयंस ओनली इनकी जो प्रॉपर्टी है कंडक्टिंग की, ठीक है, दे आर, आप हाई नहीं गुड बोल सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड द रीजन बीइंग, रीजन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको चाहिए चार्ज, आयंस। तो आयंस कहां से मिलते हैं, आयनिक कंपाउंड के अंदर एक जो है आपका कैटायन होता है पॉजिटिव पार्ट, जैसे Na+ बना था, एक होता है एनायन नेगेटिव पार्ट, जैसे कि Cl- बना था। तो जहां चार्जेस होंगे, जहां आयंस होंगे, वहां क्या होगा, कंडक्शन का मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, ठीक है। तो ये इसीलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अलावा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे बोथ आर हाई। थर्ड वन इज दे आर हार्ड एंड अनब्रेकेबल जनरली। एंड वाई जनरली दे आर हार्ड एंड अनब्रेकेबल, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस के बीच में, जो आपका Na+ है और Cl- है, तो अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या रहता है कि उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा रहती है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो अच्छी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, और इसीलिए जनरली वो हार्ड इन नेचर होते हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है, वो है सोल्यूबिलिटी। तो दे आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड नॉट सोल्यूबल इन कैरोसिन, पेट्रोल, इस तरह के जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर सोल्यूबल नहीं है, जबकि इसके अंदर है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आयनिक कंपाउंड्स की, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यू शुड नो दैट।